आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे उस सवाल की जो लगातार उठ रहा है पंजाब सरकार पर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ फिरोजपुर के एसएसपी का तबादला किया गया है और डीजीपी को हटाया गया है। लेकिन अभी तक पंजाब की चन्नी सरकार ये नहीं बता पाई है कि आखिर प्रधानमंत्री के काफिले को 15 से 20 मिनट तक क्यों रोकना पड़ा। आखिर क्या वजह ऐसी रही कि वहां पर इस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई है। ये तक हालांकि सवाल एफआईआर पर भी खड़े हो रहे हैं जो दर्ज की गई है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर अब तेजी से कार्रवाई हो रही है। चन्नी सरकार ने पहले पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटाया और उसके बाद फिरोजपुर के एसएसपी का भी तबादला कर दिया। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर ही फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप हंस को हटाया गया है। फिरोजपुर के पूर्व एसएसपी पर पीएम की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप है। दरअसल ये कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है जब पूरे देश में पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा इंतजामों में भारी चूक हुई थी। पीएम मोदी का काफिला करीब 20 मिनट तक फिरोजपुर में एक फ्लाईओवर पर रुका रहा। उस दौरान पीएम के काफिले के पास बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। यही नहीं, जिस जगह पर पीएम का काफिला रुका था वहां से पाकिस्तान की सीमा बेहद नजदीक है। मतलब पीएम की सुरक्षा में महज चूक पर नहीं हुई थी, बल्कि बड़ी लापरवाही भी सामने आई थी। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके थे उसी फ्लाईओवर पर हम मौजूद है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला था और यहां से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है। लेकिन देखिए, हम आपको तस्वीर दिखाएंगे और एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से यहां से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है। मेरे हाथ में जो फोन आप देख रहे हैं, दरअसल इसमें हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहूंगी अपने विजय अभिषेक को कि इस फोन को जूम इन करके दिखाएं। इसमें देखिए, हमने हुसैनी वाला बॉर्डर डाला है जो पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है, जिसकी दूरी यहाँ से महज 21 मिनट दिखाई दे रही है, यानी कि 17 किलोमीटर। 21 मिनट में हम यहां से पाकिस्तान बॉर्डर का सफर तय कर लेंगे। नरेंद्र मोदी यहां पर 20 मिनट तक फंसे रहे थे। अब आप ऐसे में समझिए कि आखिर कितना बड़ा खतरा देश के प्रधान सेवक के ऊपर था। शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आ रही है कि पीएम की सुरक्षा में चूक के बाद भी पंजाब पुलिस ने तत्काल कड़े कदम नहीं उठाए थे। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक के मामले में 18 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि पुलिस की एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ है। ये एफआईआर 6 जनवरी को सुबह 7:40 पर दर्ज की गई, जबकि प्रदर्शनकारियों के समूह ने 5 जनवरी को दोपहर 1:05 पर सड़क जाम किया था। इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस की एफआईआर में बेहद कमजोर धाराओं का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 283 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस केस में दोषियों पर सजा के रूप में 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि पंजाब में पीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होती है और वहां की पुलिस मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। कानून के जानकार पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए पंजाब पुलिस को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। एसपीजी हिलती भी नहीं है। पंजाब एक डिपार्टमेंट स्टेट इतना चूक नहीं हिलती, मूव नहीं करती जब तक उसको स्टेट क्लियरेंस ना मिले, और स्टेट क्लियरेंस मिलता है डीजीपी से। क्या डीजीपी ने क्लियरेंस दी? तो झूठी दी, फिर तो जवाब दो। इसका मतलब अगर तुमने झूठी दी, तुम तो हाजिर भी नहीं हो। अगर आपने क्लियरेंस दे दी, वो लॉग होनी चाहिए, तो झूठी है, तो इसका मतलब और जवाब दे। लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद सोच रहे होंगे कि कितना बड़ा मौका हाथ से निकल गया, कितना बड़ा मौका हाथ से निकल गया। अच्छा देखिए, आजकल तो पंजाब में ड्रोन से हथियारों की सप्लाई हो रही है, ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, और ड्रोन से कितने बड़े बड़े हस्तियों की हत्या हो चुकी है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर बीजेपी लगातार पंजाब सरकार पर और पंजाब पुलिस पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने चन्नी सरकार से पीएम की सुरक्षा में चूक पर जवाब मांगा है।
20 किलोमीटर पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ले गए प्रधानमंत्री को। इतना बड़ा षड्यंत्र कि जहां पाकिस्तान की तोपें गड़ी हुई हैं, उनकी रेंज में ले जाकर देश के प्रधानमंत्री को एक पुल पर स्टक किया। चन्नी साहब, इससे आप अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकते। देशद्रोह है। किसने लीक किया प्रधानमंत्री का दौरा? किसने लीक किया वो रोड से आ रहे? पाकिस्तान की हाथों में खेलने वाली चन्नी सरकार और कांग्रेस की पंजाब की सरकार है, जो कहीं ना कहीं केवल मोदी जी को आघात नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री को आघात पहुंचाना चाहते थे। हालांकि इससे पहले पंजाब की चन्नी सरकार ने पीएम की सुरक्षा में चूक से इनकार किया था। कांग्रेस के कई नेता भी पीएम की सुरक्षा में चूक को राजनीतिक षड्यंत्र बताते रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि जब पीएम की सुरक्षा में चूक हुई ही नहीं तो पंजाब सरकार ये कार्रवाई क्यों कर रही है? बहरहाल पीएम की सुरक्षा में चूक पर पंजाब सरकार चाहे जो भी दलीलें दे, गृह मंत्रालय एक्शन मोड में है। गृह मंत्रालय की ओर से 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। माना जा रहा है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला कितना गंभीर है, इस बात का अंदाजा उसी चीज से लगाया जा सकता है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका हुआ था, वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर महज 17 किलोमीटर दूर था। देखिए हमारी संवाददाता अनुपमा की ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी यहां पर 20 मिनट तक फंसे रहे थे। अब आप ऐसे में समझिए कि आखिर कितना बड़ा खतरा देश के प्रधान सेवक के ऊपर था। लेकिन ये 20 मिनट का रास्ता हम तय करेंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान से क्या भारत के अंदर प्रदर्शनकारी घुस सकते थे या नहीं, क्या ये एक सोची समझी साजिश थी। तो चलिए करते हैं सफर की शुरुआत। तो देखिए उस फ्लाईओवर से हमने इस सफर की शुरुआत की है। 21 मिनट का ये सफर है। 17 किलोमीटर जो है पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है। लेकिन देखिए मैं आपको अपनी गाड़ी की स्पीड दिखाना चाहती हूँ। 80 की स्पीड में फिलहाल जो है मेरी गाड़ी चल रही है। लेकिन आप समझिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरता है, जाहिर सी बात है पूरा रोड क्लियर होता है और गाड़ी की स्पीड जो है वो कितनी होती होगी तो आप ऐसे में समझ सकते हैं। लेकिन हम आपको ये दर्शाने की कोशिश करें कि देखिए 80 किलोमीटर की जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हमारी गाड़ी चल रही है। ऐसे में अब जो है 21 मिनट का रास्ता हमें दिखा रहा है। लेकिन ये सफर जो है कितनी देर में तय होगा, इतना ही नहीं, आप समझिए कि मात्र 21 मिनट की दूरी पर पाकिस्तान बॉर्डर था। तो कितनी बड़ी साजिश जो है हो सकती है। और जबकि इतना ही नहीं, इस पूरे इलाके में कई बार ड्रोन देखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि और इतना ही नहीं, देखिए कल जो है मोगा में हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से 3 आतंकवादी जो है पकड़े गए थे, जिनके पास हैंड ग्रेनेड मिले थे, पिस्टल मिले थे। और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो सेंध हुई है वो एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। तो 21 मिनट का सफर तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हुसैनी वाला बॉर्डर। हुसैनी वाला बॉर्डर वो जहां पर मैं तस्वीरों के साथ देखिए शुरुआत करूंगी, जहां पर एक तरफ पड़ता है पाकिस्तान। वो गेट जो आप देख पा रहे हैं ये वो बॉर्डर है जहां पर दूसरी तरफ पड़ता है पाकिस्तान, जो आतंकवादियों को पनाह देता है, पालता है, पोसता है। और दूसरी तरफ पड़ता है हिंदुस्तान, जो शांति और अमन की बात करता है। यही वो पाकिस्तान है। आप समझिए कि मात्र 21 मिनट की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो फिरोजपुर के उस फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसा रहा। यानी कि सिर्फ 21 मिनट दूर पाकिस्तान, और यहां से ठीक 21 मिनट अगर दूर आप चले जाएंगे एक बार फिर से, तो हम फिरोजपुर के उसी फ्लाईओवर पर पहुंच जाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 20 मिनट तक फंसा रहा था। और देखिए यही वजह है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अब इस पूरे मामले में एनआईए की तरफ से सहयोग किया जाएगा। यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इस पूरे मामले में सहयोग क्यों करेगी। क्यों? क्योंकि इस पूरे मामले में टेरर एंगल का मामला भी निकलकर सामने। और जाहिर सी बात है कि जब 21 मिनट की दूरी पर पाकिस्तान, ये वो पाकिस्तान हम बार बार कह रहे हैं जो आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, उन्हें पनाह देता है और अपने देश में जगह देता है। और यही वजह है कि देखिए जो प्रदर्शनकारी मौजूद थे, क्या भरोसा है कि उसमें पाकिस्तान के लोग नहीं थे। जो प्रदर्शनकारी मौजूद थे, क्या भरोसा है कि उनकी क्या मंशा थी। जो प्रदर्शनकारी मौजूद थे, क्या वो उनके पास हथियार नहीं थे, वो हथियारों से लैस नहीं थे। ये तमाम सवाल है और यही वजह है कि गृह मंत्रालय की तरफ से बारीकी से इस पूरे
मामले में जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि अब इस पूरे मामले में जितने भी दस्तावेज हैं, जो भी बातचीत है, जो भी प्रोटोकॉल थे, जो भी रोड क्लियरेंस दिए गए थे, उन सभी को बंद लिफाफे में रखा जाएगा। सोमवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन देखिए 21 मिनट का सफर तय करने के जरिए जो है हमारी सिर्फ ये कोशिश थी आपको समझाने की कि देखिए मात्र 21 मिनट की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका हुआ था और आप समझिए कि पाकिस्तान से 21 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मिनट तक वहां पर खड़े रहे थे। जिस तरीके से प्रदर्शनकारी वहां पर हजारों की तादाद में मौजूद थे, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सुरक्षा क्यों नहीं दी गई जो एसपीजी की तरफ से हर प्रदेश में दी जाती है। हालांकि इस वीडियो के जरिए बस हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई तो हुई कैसे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ अनुपमा झा। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, ये बात पूरा देश जानता है, लेकिन पंजाब की चन्नी सरकार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। जिस दिन ये चूक हुई वहां कुछ लोग भी मौजूद थे। उनके मुताबिक चश्मदीदों का कहना है कि पंजाब पुलिस का रवैया पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना था। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जब बीच सड़क पर अचानक प्रधानमंत्री का काफिला रोकना पड़ा हो। अब सवाल यह है कि आखिर पीएम के काफिले को क्यों रोकना पड़ा? पीएम की सुरक्षा चूक का जिम्मेदार कौन है? आखिर किसकी लापरवाही के कारण भारत जैसे शक्तिशाली देश के पीएम को अपने तय कार्यक्रम में जाने के बजाय वापस लौटना पड़ा? इन सभी सवालों के जवाब न तो पंजाब की चन्नी सरकार दे पा रही है और न ही पंजाब पुलिस। उल्टा पंजाब की चन्नी सरकार पीएम की सुरक्षा में चूक पर लीपापोती कर रही है। पहले तो पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि सुरक्षा में चूक हुई ही नहीं है, लेकिन जब गृह मंत्रालय का दबाव बना, देश की जनता ने सवाल पूछे तो आनन फानन में पंजाब के डीजीपी को हटा दिया गया, फिरोजपुर के एसएसपी का भी तबादला कर दिया गया। लेकिन इतने भर से काम नहीं चलने वाला है। पंजाब सरकार को सुरक्षा चूक पर जवाबदेही तय करनी होगी। बताना होगा कि आखिर किन परिस्थितियों में पीएम की सुरक्षा में चूक हुई। घटना के वक्त मौके पर मौजूद लोगों की माने तो पीएम के दौरे को लेकर पंजाब पुलिस का रवैया बेहद ही गैर जिम्मेदाराना था। पुलिस प्रदर्शनकारियों को लेकर सतर्क नहीं थी। बिल्कुल एक्टिव नहीं थी। पुलिस बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, यानी कि पुलिस जो है वो मस्त एकदम चाय वाय जो है पी जा रही थी, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी कि चाय जो है प्रदर्शनकारियों के साथ पी जा रही है। बरसात के मौसम का मजा ले रहे थे पुलिस वाले। हाँ, ये उसके बाद ये है ना, चाय लेके आए जब, ये बात है जब बोल दिया नरेंद्र मोदी जी तो आए नहीं, वो बठिंडा से सीधा हुसैनी वाला ओके वापस चले गए हैं। उसके बाद चाय लेके आए, फिर चाय पी। चश्मदीदों की माने तो पीएम के काफिले से पहले ही प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए थे। पंजाब पुलिस को भी प्रदर्शनकारियों के आने की खबर थी, लेकिन एक्शन लेने के बजाय चन्नी सरकार की पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पार्टी में मशगूल हो गई। अब जब देश अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, तो पंजाब की चन्नी सरकार खाना पूर्ति कर रही है। डीजीपी को हटाकर और एसएसपी का तबादला कर इतनी बड़ी घटना से मुंह फेरने की कोशिश क्या देश को मंजूर होगा? इस बीच पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। देखना होगा कि सुप्रीम अदालत इस मामले में क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
उधर पीएम की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के नेता शर्मनाक बयानबाजी कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी का स्वांग है, वहीं पंजाब के सीएम चन्नी कह रहे हैं कि गोली तो चली ही नहीं, प्रधानमंत्री एकदम सुरक्षित थे। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के इसी तरीके के बयान चुनावी मौसम में उस पर भारी पड़ सकते हैं। कोई यार कोई खतरा तैनू होया नहीं, कोई गोली नहीं चली, केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी। आधा घंटा यदि विलंब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता। ਐਡਾ ਬਸ਼ਰਮ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਉਂ ਹੋਗੀ। पुलवामा इन्हीं की साजिश होगी क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। देश की सत्ता पर 5 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के ये वो बयान बहादुर हैं जो पीएम की सुरक्षा में चूक पर बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहे हैं। पंजाब की सीएम चन्नी को लगता है कि वहां गोली नहीं चली, लाठी नहीं चली, इसलिए पीएम सुरक्षित थे। कोई यार कोई खतरा तैनू होया नहीं, तुसी इन्ने जिम्मेवारी पोस्ट ते बंदे हो, थोड़े नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बजया, कोई डड़ा नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली, केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को लगता है कि वहां बम नहीं फटा, इसलिए पीएम की सुरक्षा में हुई सेंध कोई मुद्दा नहीं है। आधा घंटा यदि विलंब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। सैनिटाइज करना चाहिए था। हंसी ठिठोली की दुकान चलाने वाले, बात ताली ठोकने वाले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू तो अपनी मस्खरी से बाज ही नहीं आ रहे हैं। उन्हें पीएम की सुरक्षा में हुई सेंध ड्रामेबाजी लगती है। ਇਹਦੀ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਬਸ਼ਰਮ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੁਲਬੁਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਲਾ ਪਟਾਕ ਦਨੇ ਪਾਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂ ਹੋ ਗਈ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਟਕਾ। 130 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंधमारी से कांग्रेस कितनी खुश है, इसकी बानगी यही खत्म नहीं होती। फहरिस्त बहुत लंबी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का जितना अनुभवी नेता, उसका उतना ही बेशर्म बयान। ऐसे कुतर्क की इंसानियत शर्मसार हो जाए। दिग्विजय सिंह जो कभी कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हुआ करते थे, आज प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार-तार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक पूर्व प्रधानमंत्री को साहसी और दूसरे को डरपोक बता रहे हैं। मोदी विरोध में बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि बार-बार भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा राजनीति और सियासत से ऊपर की बात है। कुतर्कों की इस झड़ी में अगला नंबर उदित राज का है। पिछली लोकसभा में बीजेपी से सांसद थे, पहले मंत्री पद नहीं मिला, फिर 2019 में टिकट नहीं, इसलिए कांग्रेस की गोद में जा बैठे और जब से कांग्रेस का हाथ थामा है, विवादित बयानों के गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। पीएम की सुरक्षा में हुई सेंधमारी को देखकर इन्हें पुलवामा की याद आ गई। पुलवामा हमले को आंतरिक साजिश बता रहे हैं, कुतर्कों की नई कहानी गढ़ रहे हैं। तो ये तो पुलवामा तो छोटी झूठ है। कोई किसी भी एंगल से कौन सा थ्रेट है इनको, तो इसलिए मैंने कहा कि पुलवामा इन्हीं की साजिश होगी क्योंकि सत्ता की भूख इन्हें कुछ भी दे सकती है, ये कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के बयान बहादुर चन्नी सरकार के बचाव में दलीलें गढ़ रहे हैं। उन्होंने 5 जनवरी की उन तस्वीरों पर आंख में पट्टी बांध ली है जब प्रधानमंत्री मोदी 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। दरअसल पंजाब सरकार निष्पक्ष जांच की जगह कुतर्कों का ऐसा चक्रव्यूह रच रही है जिसमें ये पूरी घटना जमींदोज हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद ये भूल रही है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और 130 करोड़ देशवासियों ने उन्हें चुना है। जब तक इस पूरी घटना का सच सामने नहीं आ जाता, सवालों के घेरे में चन्नी सरकार और कांग्रेस पार्टी बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी में आचार संहिता लग गई है। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनावों में जहां योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 10 मार्च को बीजेपी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी।
बज गया चुनावी बिगुल, हो गया तारीखों का ऐलान। यूपी में होगा 7 चरणों में चुनाव। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज। The first date of the issue of notification will be 14th January 2022 and which will start from Uttar Pradesh. So on 7th March all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. आखिरकार वो तारीख आ ही गई जिसका इंतजार सबको था। चुनाव आयोग ने यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 403 सीटों पर होने वाली यूपी विधानसभा के लिए 7 चरणों में मतदान होगा और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। यूपी विधानसभा का पहला चरण 10 फरवरी को होगा, जिसमें 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरा चरण 14 फरवरी को, जिसमें 55 सीटों पर मतदान होगा। तीसरा चरण 20 फरवरी को, जिसमें 59 सीटों पर मतदान होंगे। चौथा चरण 23 फरवरी को, जिसमें 60 सीटों पर वोटिंग होगी। पांचवा चरण 27 फरवरी को, जिसमें 60 सीटों पर मतदान। छठा चरण 3 मार्च को, जिसमें 57 सीटों पर मतदान होगा। सातवां और आखिरी चरण 7 मार्च को होगा, जिसमें 54 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनावी नतीजे 10 मार्च को आएंगे। महामारी के बीच हो रहे इस चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने विशेष तैयारी की है। आयोग ने 15 जनवरी तक के लिए सभी सियासी रैलियों पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग की तैयारियों के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए चुनावी तारीखों के ऐलान से सूबे की सियासी हलचल कैसे तेज हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी तारीखों का स्वागत किया। योगी ने जनता पर भरोसा जताते हुए प्रचंड बहुमत का दावा किया। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। लोकतंत्र के महापर्व के आगाज के साथ जहां एक तरफ बीजेपी ने प्रचंड बहुमत का दावा किया, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी का सफाया करने के लिए इन्हीं तारीखों का इंतजार कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। अब भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। इन्हीं तारीखों के लिए जनता इंतज़ार कर रही थी, किसान इंतज़ार कर रहा था, व्यापारी इंतज़ार कर रहा था, नौजवान इंतज़ार कर रहा था। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 10 फरवरी से शुरू होने वाले लोकतंत्र के महापर्व के दौरान यूपी के 15 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन यूपी में हो रहे चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने अभी से कमर कस ली है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाते हुए मतदान करवाया जाएगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक के लिए सभी रैलियों पर रोक लगा दी है। 15 जनवरी तक रोड शो, साइकिल रैली और पदयात्रा पर भी रोक लगाई गई है। डोर टू डोर अभियान में अधिकतम 5 लोग ही शामिल हो सकते हैं। 80 साल के ऊपर के मतदाता कोरोना संक्रमित और दिव्यांग बैलेट के जरिए मतदान कर पाएंगे। बूथों पर व्हील चेयर और एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। पोलिंग बूथ की संख्या भी 16% बढ़ा दी गई है। 2 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ पर मतदान की व्यवस्था की गई है। For the past 2 years, the impact of COVID-19 full of trials and tribulations. It is our duty to see how to conduct elections in a manner that protects both the voters and the vote. चुनाव तारीखों के ऐलान होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब सबकी नजर टिकी हुई है 10 मार्च पर, जब यूपी को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विकास के नए पथ पर निकल पड़ा है। दुबई में जो एक्सपो है, वहां पर दुबई के एक्सपो में जम्मू कश्मीर पवेलियन को लॉन्च किया गया। जम्मू कश्मीर ने विकास की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर ने दुबई एक्सपो 2020 में वैश्विक निवेशकों के साथ रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्र में निवेश के लिए 6 समझौते किए हैं। इस मौके पर जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुबई में निवेशकों से मुलाकात की। इस दौरान यूएई समेत दुनिया के जाने माने निवेशक मौजूद थे। इस मौके पर एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर कारोबार के लिए सुस्त जगह के अवसरों और निवेश की भूमि में बदल गया है। केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 में 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश हासिल किया और इस क्षेत्र में विशाल अवसर और कारोबारी संभावनाओं का प्रदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर ने अलग अलग 5 सहमति पत्र यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही एक अभिरुचि पत्र यानी LOI पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। एक बड़ा ईमार मॉल ऑफ श्रीनगर खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा और कई और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, और इसके अलावा नून जो कि एक तरह से अमेज़न ऑफ मिडिल ईस्ट है, वो भी वैली में आएगा। इसका ये फर्क आएगा आने वाले समय में कि वहाँ पर बहुत सारे रोजगार के लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अपनी दुबई यात्रा के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सुलेम से मुलाकात में जम्मू कश्मीर सरकार और डीपी वर्ल्ड के बीच अवसरों पर चर्चा की। बड़े महत्वपूर्ण MOU जम्मू कश्मीर सरकार और यहाँ के 4 बिजनेस ग्रुप्स के साथ हुआ है। माया ग्रुप है जो ह्यूमन रिसोर्स हायर करेगा, गवर्नमेंट ऑफ JNK और माटू इन्वेस्टमेंट LLC के बीच एक दूसरा MOU साइन हुआ है। MR ग्रुप में लुल्लू हाइपर मार्केट खोलने के लिए एक MOU साइन हुआ है। noon.com मैं समझता हूं कि एक बड़ा अचीवमेंट है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का। भारत पूरी दुनिया में निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर भी अब इसी राह पर चल पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।